हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एबी कोचिंग सेंटर में। हम लोग भौतिक विज्ञान के प्रश्न पत्र जो पिछले साल में पूछे गए हैं उनका सलूशन देख रहे हैं इस चैनल के ऊपर। और भौतिक विज्ञान का आज हम लोग 2023 में जो पूछा गया सेट 2 है प्रश्न पत्र, उसका सलूशन देखेंगे। सेट फर्स्ट का सलूशन ऑलरेडी अपलोड कर दिया गया है आप लोगों के लिए। जो ये सेट 2 है ये आपके परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। कारण ये है कि इसके अंदर अगर आप लोग देखेंगे ना तो न्यूमेरिकल बहुत ज़्यादा पूछा है। आप लोग खुद भी, आपके पास प्रश्न पत्र तो होंगे ही ये, तो इसका न्यूमेरिकल देखिएगा कितना ज़्यादा वेटेज है। और ये एक अलग ही लेवल का है ना। एक तरीके से कह सकते हो कि सेट 2 जो है एक स्टैंडर्ड तरीके से बनाया गया है, मतलब अच्छा पेपर है। तो इसका सलूशन आप लोग जरूर देखिए, पूरा देखिए, ठीक है। काफ़ी मज़ा आएगा इसको पढ़ के। एक एक इसके जो एक एक क्वेश्चन है ना, सभी बहुत ही बेहतरीन तरीके से असेंबल किए गए हैं। तो देखिए पहला क्वेश्चन देखते हैं इसका। पहला क्वेश्चन दे रखा है क 1/μ0 और ε0 का मात्रक क्या होगा। ठीक है, इन दोनों का मात्रक μ0 और ε0। ε0 होती है निर्वात की वैद्युतशीलता और यह है निर्वात की चुंबकशीलता, है ना। तो इन दोनों में देखिए यहाँ पे मैंने सॉल्व कर रखा है इसका। आप लोगों को मैंने कह रखा है कि मैं इस पूरा डिटेल्ड सोल्यूशन दूंगा, तो पूरा डिटेल्ड ही है हर चीज का। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है सेट 2 2023 और पहले का क देखिए उसमें दे रखा है 1/μ0 और ε0 इसका मात्रक पूछ रखा है। तो हमने इसका मात्रक निकालने के लिए सबसे पहले क्या किया, 4 पाई से ऊपर और 4 पाई से नीचे मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, जब मल्टीप्लाई करेंगे आप तो μ0 को 4 पाई के साथ छोड़ दो और ε0 को 4 पाई, जो नीचे वाला 4 पाई है उसके साथ रख लो। तो इस हर वाले 4 पाई को अगर ε0 के साथ रखो तो 4 पाई ε0 बन जाएगा। देखिए यहाँ पे लिख रखा है 1/4 पाई ε0, है ना। 1/4 पाई और ε0 यहाँ से आ गया और ये आपका है 4 पाई/μ0। तो यहाँ पे देखिए दूसरा पक्ष बन गया इसका 4 पाई/μ0। ठीक, 1/4 पाई/ε0 कूलाम का लॉ जब आप पढ़े होंगे तो वहां पे इसका यूज मिला होगा आपको। इसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁹ और ये मैग्नेट वाले चैप्टर के अंदर मिला होगा आपको। इसकी वैल्यू होती है 4 पाई/μ0, इसकी वैल्यू होती है 1/10⁻⁻7। अगर इसका अपोजिट होता है ये μ0/4 पाई तो उसका मान होता है 10⁻⁻7। ठीक, तो इसको पलट दिया गया है तो 1/10⁻⁻7 हो गया। अब देखिए इसको हल करते हैं। ये 9 है, गुणे 10⁻9 है तो 9 × 10⁻9 ही रहा और 10⁻7 को ऊपर ले जाएंगे तो -7 क्या हो जाएगा, +7। तो एक ही 10 लिखिए और जो पावर है ऐड कर दीजिए। तो ये 9 है और 9 + 7 तो 9 और 7 कितना बन रहा है, 16। तो ये देखिए हो गया 9 × 10 और 9 7 कितना बन रहा है, 16। तो 10⁻16 हो गया। ठीक है, अब देखिए इसको आप लिख सकते हो 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। ठीक है, 3 × 10⁸ का होल स्क्वायर। क्यों? क्योंकि 8 दूनी 16 हो जाएगा और 3 त्रिक 9। तो इसी को हम इस पैटर्न पर रख सकते हैं। और ये 3 × 10⁸ है क्या, ये प्रकाश की चाल है। ठीक है, प्रकाश की चाल को आप किससे प्रदर्शित करते हैं, सी से। तो अगर यहाँ पे सी रख दो, 3 × 10⁸ की जगह सी रख दो तो ये सी का वर्ग हो जाएगा। तो ये बन गया c²। c² किस में देखते हैं हम, मीटर/सेकंड में, है ना। तो ये तो हो जाएगा मीटर/सेकंड और इसके ऊपर स्क्वायर लगा है तो इसके ऊपर भी स्क्वायर लग जाएगा। तो आंसर क्या आएगा, मीटर²/सेकंड²। यहाँ पे एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा मैं। देखिए ये 1/μ0 ε0 का मात्रक ये होगा पहला, मीटर²/सेकंड²। देखिए वही आया भी है, मीटर²/सेकंड²। ये आंसर है। ठीक है, आप लोगों को ये डेरिवेशन प्रूफ करने को बोलता है कि 1/μ0 ε0 = 1/c² या =c²। ठीक है, इसको c² के बराबर सिद्ध करने के लिए भी कई बार आता है। तो ये आपके सामने सिद्ध भी किया गया और साथ साथ मात्रक भी दिए गए हैं, दोनों आप लोग देख लीजिएगा। ठीक, चलिए अगले सवाल पर बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा है, अप्लाइड है, थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा आप लोग, अच्छा लगेगा ये क्वेश्चन। वैसे देखिए दिया है कि समीकरण E = PC, जहां पे E PC क्रमशः क्या है, ऊर्जा। E ऊर्जा है, P संवेग है, C प्रकाश की चाल है। ठीक है, तो बोला है कि ये जो है E = PC ये प्रदर्शित करता है या लागू होता है, किस पर लागू होता है ये। तो इसमें देखिए कुछ इसने दे रखे हैं कि पहला ऑप्शन की इलेक्ट्रॉन एवं फोटॉन के लिए केवल ये अप्लाइड है,
या फिर फोटान के लिए है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं है, या फिर इलेक्ट्रॉन के लिए है लेकिन फोटान के लिए नहीं है, या न इलेक्ट्रॉन के लिए और न ही फोटान के लिए। तो इसका ऑप्शन ये है कि ये केवल फोटान के लिए सही है, इलेक्ट्रॉन के लिए ये नहीं होता है। ठीक है, तो E इक्वल टू जो PC है वो किसके लिए सही है, केवल फोटोन के लिए। कारण इसके पीछे क्या है ये देखिए, आप ये यहाँ पर लिख रखा हूं, देखिए E इक्वल टू PC इन्होंने दिया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा E इक्वल टू PC इन्होंने दे रखा है। ठीक है, अब E ऊर्जा है, P संवेग है, C प्रकाश की चाल है। आप सभी जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, P बराबर होता है mv। ठीक है, संवेग बराबर होता है द्रव्यमान गुणे वेग, तो P बराबर हो गया mv। तो इस समीकरण में E बराबर PC में P की जगह आप क्या रख सकते हो, mv रख सकते हो। तो इस P की जगह आप mv यहाँ रख दो। ठीक है, तो E इक्वल टू देखिए हो गया mv, इस P की जगह आपने रख दिया mv, और ये C था तो यहाँ भी C रख दिया। ठीक है, आगे देखिए, प्रकाश की चाल जब है तो वेग जो है ना, फोटान का वेग कैसा होता है, प्रकाश की चाल के बराबर होता है उसका वेग। तो v की जगह आप यहाँ पर रख लोगे c। ठीक है, v की जगह c, तो यहाँ पे v की जगह जब आप c पुट करेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा m था तो m ही आएगा, v की जगह क्या आ जाएगा c, तो c आ गया, और ये c पहले से था, है ना। तो E इक्वल टू एम सी इंटू सी, तो c इंटू सी क्या बनेगा c स्क्वायर, तो E इक्वल टू हो जाएगा mc स्क्वायर। अब E इक्वल टू mc स्क्वायर तो आइंस्टीन का इक्वेशन है, आप सभी जानते हैं। और ये किसके लिए दिया गया था, ये फोटॉन के लिए दिया गया था, न कि इलेक्ट्रॉन के लिए। ठीक है, अतः इससे स्पष्ट होता है कि E इक्वल टू PC जो है वो किसके लिए है, केवल फोटॉन के लिए। देखिए इसमें दूसरा ऑप्शन जो दे रखा है वो ऑप्शन सही है। एक सेकेंड, यहाँ देखिए दूसरा ऑप्शन ये सही है कि फोटॉन के लिए है लेकिन इलेक्ट्रॉन के लिए नहीं। क्यों नहीं है आपको स्पष्ट बता दिया। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, जैसे ही एक धातु एवं अर्धचालक के ताप में वृद्धि की जाती है दोनों की चालकता बढ़ जाती है। आपको देखना है कौन सही है। पहला लिखा है दोनों की चालकता बढ़ जाती है, तो ऐसा नहीं होता है। दूसरी बात ये लिखा है दोनों की चालकता घट जाती है, देखिए तो ऐसा भी नहीं होता है कि दोनों की चालकता घट जाए। तीसरा लिखा है धातु की चालकता बढ़ जाती है, अर्धचालक की चालकता घट जाती है, ये गलत बात है। ठीक है, ये भी गलत है। चौथा लिखा है कि धातु की चालकता घट जाती है तथा अर्धचालक की चालकता बढ़ जाती है, ये बात सही है। ठीक है, चौथा जो लिखा है इन्होंने ये बात सही है। सही कैसे है ये देखिए, आप यहाँ पर मैंने एक्सप्लेन किया है। ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। देखिए यहाँ पे ग लिखा है, पहले का ग और उसका आंसर। जो धातु है उसका जब हम ताप बढ़ाते हैं तो धातुओं का ताप बढ़ाने से उनका जो प्रतिरोध होता है ना, प्रतिरोध बढ़ जाता है। अच्छा, प्रतिरोध बढ़ने की वजह से क्या होगा, प्रतिरोध बढ़ने की वजह से चालकता जो है वो घट जाती है। अब आप लोग एक चीज सोच सकते हैं कि धातुओं का ताप बढ़ाने पर प्रतिरोध बढ़ क्यों जाता है। तो बढ़ इसलिए जाता है क्योंकि जब मेटल के अंदर धातुओं का ताप बढ़ाते हैं हम, तो उनके अंदर जो मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन को जब बाहर से आप ऊर्जा देते हैं तो उनके गति करने के जो पैटर्न है, गति करने का जो एक तरीका है वो बदल जाता है। ठीक है, तो ताप बढ़ाने पर उसमें संघट्य ज्यादा होने लगता है, मतलब दो इलेक्ट्रॉन आपस में लड़ने लगते हैं। ठीक है, जब तेजी से चल रहे होते हैं तो इलेक्ट्रॉन आपस में टकरा जाते हैं, टकराने की वजह से वो जो उसका रेजिस्टेंस हाई हो जाता है। ठीक, और जब आप जानते हैं किसी भी चीज का जिसका प्रतिरोध ज्यादा होगा उसकी चालकता कम होगी। दूसरा देखिए अर्धचालक के केस में क्या होता है, अर्धचालक के केस में होता है कि अगर आप ताप बढ़ाते हो तो उसका रेजिस्टेंस कम होता है, और कुछ इलेक्ट्रॉन ऐसे होते हैं जो मुक्त रूप में आ जाते हैं तो उससे उसकी चालकता बढ़ जाती है। ठीक, तो ये हो गया ग। अगले क्वेश्चन पे आइए। देखिए अगला क्वेश्चन यहाँ दे रखा है, ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। देखिए लिखा है दर्शाए गए चित्र में ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध है ना, ए तथा बी के मध्य तुल्य प्रतिरोध। तो आप देखिए अगर यहाँ देखिए ये ए है ये बी है, इसके बीच में एक प्रतिरोध ये लगा है 10 ओम का, उसके बाद ये पीएन डायोड लगा है, पी और एन है ना, पीएन डायोड लगा है, और फिर नीचे से भी इसके 10 ओम का एक प्रतिरोध लगा है, और इसको एक बैटरी से जोड़ा गया है। और बैटरी का वोल्टता कितना है ये नहीं दे रखा है, ये तो ऑप्शन है, बैटरी कितने वोल्ट की है ये नहीं दे रखा है। इन्होंने सिर्फ आपसे इतना पूछ रखा है कि ए और बी के बीच जो तुल्य प्रतिरोध है उसको निकालिए। तो देखिए
प्रतिरोध ऊपर वाले सर्किट में इसमें जहां पे ये पीएन संधि जुड़ा हुआ है इसमें विद्युत धारा प्रवाहित ही नहीं होगी, तो इससे लगे हुए प्रतिरोध से कोई मतलब नहीं है। तो ए और बी के बीच में केवल ये नीचे वाला प्रतिरोध बच जाता है, ठीक है। तो 10 ओम आंसर आएगा। अच्छा, इसको भी समझते हैं कि ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं। देखिए, ये P है, ठीक है, ये N है, ये बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ा है, ठीक, और ये बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जुड़ा है। तो जब पॉजिटिव से ये जुड़ जाए और ये नेगेटिव टर्मिनल से जुड़ जाए पीएन डायोड में, तो ये उत्क्रम अभिनत में है। किसमें? उत्क्रम। यहाँ पे मैं लिख नहीं रहा हूं, आप लोगों को वापस बता देता हूं। उत्क्रम अभिनत ही होता है, ठीक है। उत्क्रम अभिनत में विद्युत धारा पीएन जंक्शन से पास नहीं करती है। अगर यह रिवर्स बेस की जगह फॉरवर्ड बेसिंग रहता, मतलब अग्र अभिनत रहता, तो अग्र अभिनत में इसमें धारा प्रवाहित हो जाती। तो जब धारा प्रवाहित हो जाती तब ये दोनों समांतर क्रम में जुड़े हैं, तो समांतर क्रम में हम जोड़ते हैं 1/10 धन 1/10, है ना। तो फिर जोड़ के हल करते तो 5 आता, तो आंसर 5 बनता है। लेकिन अभी क्या है, अभी की स्थिति ऐसी है कि इसमें विद्युत धारा का प्रवाह ही नहीं हो रहा है। ये एक तरीके से ओपन सर्किट है। ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि ये उत्क्रम अभिनत में है, ठीक है। देखिए, पीएन क्या है? उत्क्रम अभिनत में है। जब पी को माइनस से जोड़ दिया जाए, तो चूंकि पी के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं, इलेक्ट्रॉन कह रहा हूं, कोटर होते हैं, ठीक है, तो ये नेगेटिव जो है इसकी तरफ ये अट्रैक्ट हो जाते हैं इधर से, और ये प्लस, ये माइनस होता है तो माइनस प्लस की तरफ अट्रैक्ट हो जाता है। तो बीच में एक गैप आ जाता है जिसकी वजह से विद्युत धारा का प्रवाह इसमें नहीं हो पाता है। तो आप इसका रीजन बस इतना समझो कि ये पीएन डायोड जो है ये उत्क्रम अभिनत में है। तो उत्क्रम अभिनत में विद्युत धारा का प्रवाह होता ही नहीं इधर से, तो ये ओपन सर्किट है। तो जब इधर से विद्युत धारा गई ही नहीं तो इसके काम ही खत्म हो गया। अगर जाती तो इसको हम इंक्लूड करते हैं। जब नहीं गई, सिर्फ नीचे से विद्युत धारा जा रही, तो नीचे वाले में प्रतिरोध कितना है? 10 ओम, तो 10 ओम सही हो जाता है, ठीक। अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। देखिए, अगला लिखा है एक ट्रांजिस्टर में उत्सर्जक। ये तो हमको करना ही नहीं है, क्यों? क्योंकि स्टार मार्क्स दे दिया, तो इसको छोड़ देते हैं। अगले क्वेश्चन पर ये देखिए, लिखा है अमीटर का नेट प्रतिरोध कम होना चाहिए जिससे यह अधिक गर्म नहीं होता है, यह अधिक धारा नहीं लेता है, यह अधिक धारा नाप सकता है, यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करता है। ये चौथा ऑप्शन इसका सही है, ठीक है, कि अमीटर का नेट प्रतिरोध अगर कम होना चाहिए। क्यों कम होना चाहिए? क्योंकि यह मापी जाने वाली धारा में प्रेक्षणीय परिवर्तन नहीं करेगा। कब? जब उसका नेट प्रतिरोध कम होगा तब, ठीक। कैसे? इसका भी देखिए एक्सप्लेनेशन बहुत अच्छे से दिया गया है। देखिए, यहाँ पे देखिए 2 डायग्राम बनाया गया है, ठीक। ये पहला डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, ये दूसरा दिखाई दे रहा है, ठीक है। पहले वाले में देखिए, ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है, एक बैटरी है और इससे एक प्रतिरोध जोड़ा गया है और ये भी वोल्टेज की वोल्टता दी गई है इसमें, ठीक है। तो जब बैटरी से I एम्पियर की धारा निकली तो R प्रतिरोध से होते हुए फिर वापस बैटरी के माइनस टर्मिनल में चली गई। ऐसे ही इसके लिए ओम का नियम क्या होता है कि V इक्वल टू होता है IR। तो अगर हमें धारा का मापन करना है तो R को इधर भेजेंगे, तो I इक्वल टू कितना हो जाएगा? V/R। R जब यहाँ आएगा तो V के नीचे आएगा क्योंकि इधर गुणे में है, तो कितना आ जाएगा? V/R। तो देखिए वही हमने लिखा है, I बराबर V/R, ठीक है। अब देखिए, जब आपने एक अमीटर जोड़ दिया, इसमें श्रेणी क्रम में इन्होंने बोला था, तो अमीटर को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, आपको पता भी है। अब देखिए, यहाँ पर सेम केस है, ये वही बैटरी है, ये यही विद्युत धारा निकल रही है, ये प्रतिरोध इसका R था, इसका R था, तो इसका भी R ही है। लेकिन जो अमीटर जोड़ा जा रहा है जब श्रेणी क्रम में, तो अमीटर में भी तो विद्युत धारा गई। जब एमीटर में विद्युत धारा गई तो इसका जो रेजिस्टेंस है वो क्या आ गया? वो हो गया RA, ठीक। तो ये हो गया RA, फिर यहां से विद्युत धारा I होते हुए बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल में आ गई। ये पॉजिटिव है, ये नेगेटिव है। अब देखिए, इसमें भी अगर इसी की तरह कंसीडर किया जाए कि I इक्वल टू कितना होता है? V/R होता है। तो यहाँ पे I1 मान लिया हमने इसका। I1 इक्वल टू कितना होगा? V/ ये R है तो R और प्लस इसकी भी वैल्यू तो लेंगे क्योंकि श्रेणी क्रम में हो तो प्रतिरोध आपस में जुड़ जाते हैं। इसका प्रतिरोध R और इसका प्रतिरोध RA, दोनों अगर हम जोड़ते हैं तो R + RA बन जाता है, ठीक है।
आप बहुत ठीक से अगर थोड़ा सा सोच पाओ तो आप देखेंगे V बटे आर ज्यादा आएगा, लेकिन V बटे आर धन आर ए कम आएगा। क्यों? क्योंकि ये जिसका हर बड़ा, जैसे ये एक भिन्न है, भिन्न में जिसका हर बड़ा होता है उसका मान छोटा आता है भिन्न का, है ना। तो ये हर, इसमें आर है और इसमें आर प्लस आर है, तो इसका हर बड़ा है, और भी तो दोनों के लिए बराबर ही है। तो जब इस बड़े अंक से भाग देंगे किसी अंक में तो उसका मान कम आएगा और छोटे वाले का ज्यादा आएगा। तो यहाँ पे विद्युत का मान अलग है और यहाँ विद्युत का मान कम आएगा। तो जब कम आएगा विद्युत का मान तो क्या सही कैलकुलेट कर पा रहा है? नहीं, अमीटर जो है सही तरीके से विद्युत का मापन नहीं कर पा रहा है, इसीलिए कम प्रतिरोध का लिया जाता है। जैसे जब आर मान लीजिए 0 हो, ऐसा तब होता है आदर्श कंडीशन में माना जाता है, हालांकि एक्चुअल में अमीटर का रेजिस्टेंस कभी 0 नहीं होता है, ठीक है। बहुत कम हो जाता है लेकिन कुछ ना कुछ रहता है। तो देखिए जब आर ए 0 हो जाएगा तो आई डैश इक्वल टू कितना आएगा? V अपॉन आर, और आर ए की जगह 0 रख दीजिए तो V अपॉन आर ही आ जाएगा। तो फिर तो यही हो गया इक्वल टू V अपॉन आर। तो आई डैश इक्वल टू कितना आ गया? V अपॉन आर इक्वल टू आई डैश आई के बराबर आएगा, यानी जितनी धारा इसमें गई थी उतनी ही धारा ये गई, ये अमीटर माप के हमको बता देगा, ठीक। और जैसे इसका रेजिस्टेंस आप ज्यादा कर देंगे तो ये करंट जो मापन करेगा आई का, ये इसमें जुड़ जाएगा। ये जितना ज्यादा होगा यहाँ पे उतना ही ज्यादा जुड़ेगा, तो उतना ही गलत रीडिंग आएगा, ठीक है, कम दिखाएगा। आगे बढ़ा जाए, चलिए ये पूरा पढ़िएगा आप लोग, पूरा ये सेट बहुत बेहतरीन तरीके से बनाया है, ठीक है, पूरा पढ़िए। अब बहुत अच्छे से इसको सॉल्व भी किया गया है, आप लोगों के पेपर के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, तो इसको देखिए, बहुत जरूरी है। देखिए दूसरा बोला है इसमें कि हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग लिखिए। हमें क्या लिखना है? हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन की कक्षीय गति का न्यूनतम कोणीय संवेग, ठीक, न्यूनतम कोणीय संवेग निकालना है। तो देखिए इसका सलूशन देखते हैं। यहाँ देखिए हमने एक ऐसे हाइड्रोजन परमाणु जो है उसके लिए एक नाभिक बनाया, नाभिक को जेडी से रिप्रेजेंट करते हैं, आप लोग जानते हैं इस बात को, और नाभिक के चारों तरफ सराउंडिंग में मूवमेंट कर रहा है कौन? इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन इसमें गति कर रहा है, ठीक। अब देखिए कोणीय संवेग क्या होता है, आप लोग बोर उस मॉडल पढ़े होंगे, उसमें लिखा था कि कोणीय संवेग जो होता है NH अपॉन 2π के बराबर होता है, यानी कोई भी इलेक्ट्रॉन केवल उसी कक्षा में गति करता है जिसका कोणीय संवेग NH अपॉन 2π हो, ठीक है। तो कोणीय संवेग बराबर होता है NH अपॉन 2π। बोर पास्टुलेट है, पहला वाला यही है, बोर के नियम में कराया भी था आप लोगों को इसके पीछे, ठीक है। आगे देखिए, एक से इसमें बोला है कि हाइड्रोजन परमाणु का जो है ना, इसमें न्यूनतम कोणीय संवेग निकालना है, कक्षीय गति के लिए न्यूनतम कोणीय संवेग। न्यूनतम कोणीय संवेग के लिए देखिए कोणीय संवेग बराबर NH अपॉन 2π होता है, जहां n जो होता है 1 2 3 4 कोई ना कोई पूर्णांक होता है, ठीक, इस तरीके से। तो न्यूनतम कोणीय संवेग के लिए क्या करेंगे? n का मान 1 रखेंगे, ठीक है। तो जब n का मान 1 रखेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 1 गुणे h बटा 2π, ठीक है। देखिए नीचे यहाँ पे लिखा है 1 गुणे h बटे 2π। अब 1 का गुणा h में करेंगे तो कितना आएगा? h और बटे 2π। तो h बटे 2π आंसर है, ठीक है। तो दूसरे के पहले का आंसर ये हो गया h अपॉन 2π। अब आते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन देखिए, ये दे रखा है खंड ब का, लेंस के प्रकाशिक केंद्र को परिभाषित कीजिए। कि लेंस का प्रकाशिक केंद्र होता क्या है, इसकी परिभाषा लिखनी है, ठीक। ये तो लिखा हुआ है आप लोगों के लिए, देखिए यहाँ पे परिभाषा लिखी गई है। लेंस के केंद्र में उपस्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है, ठीक है। मैं वापस एक बार पढ़ता हूं कि लेंस के केंद्र में उपस्थित वह बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, प्रकाशिक केंद्र कहलाता है।
जैसे नीचे एक चित्र बना होगा, आप लोगों को दिख नहीं रहा होगा, अब देखिए दिखेगा आपको, ठीक है। यहाँ देखिए ये एक लेंस है, ये उत्तल लेंस है, थोड़ा डायग्राम खराब बना है लेकिन आप लोग मैनेज कर लीजिएगा। ये उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस के बीच बीच में ये केंद्र है, एक पॉइंट है, ठीक है, जो मुख्य अक्ष पे और उत्तल लेंस के बीचों बीच में है। तो जब इससे कोई प्रकाश की किरण आती है ना, तो एक माध्यम से जब दूसरे माध्यम में जाती है तो अपना रास्ता नहीं बदलती है। इसमें देखिए वही लिखा है यहाँ पे कि बिंदु जहां से प्रकाश की किरणें अपवर्तन के पश्चात बिना विचलित हुए सीधे निकल जाती हैं, है ना। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से जब आ रही है प्रकाश की किरण तो विचलित हो रही है इधर उधर? नहीं, बिल्कुल नहीं विचलित हो रही, सीधे निकल जाती है। तो इसी पॉइंट को हम लोग बोलते हैं प्रकाशिक केंद्र। उत्तल लेंस में, अवतल लेंस में, दोनों में होता है। देखिए अवतल लेंस यहाँ पे बनाया गया है और ये पॉइंट इसका प्रकाशिक केंद्र है कि यहाँ से अगर कोई प्रकाश की किरण आई और टकराई लेंस से तो वो बिना विचलित हुए सीधी रेखा में वापस निकल जाएगी। तो उसी केंद्र को हम लोग क्या बोलते हैं? प्रकाशिक केंद्र। स्पष्ट हो गया होगा ये। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन है दूसरे का ग, ठीक है। देखिए इसमें दे रखा है C612 की अपेक्षाकृत C614 में कितने प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की अधिकता है। इन दोनों में C612 और C614 में कितने प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की अधिकता है, ये क्वेश्चन है। इसको वैसे सोचना आसान है लेकिन लिखने में ना कैसे लिखोगे आप, ये थोड़ा सा दिक्कत करता है। तो देखिए लिख के बताया हूं मैं यहाँ पे। देखिए C612 है, इसमें कार्बन का परमाणु क्रमांक 6 होता है, अतः प्रोटॉनों की संख्या भी कितनी आएगी? 6 आएगी, ठीक है। तो न्यूट्रॉनों की संख्या बराबर होती है A माइनस जेड, यानी परमाणु भार माइनस परमाणु क्रमांक। तो परमाणु भार को A बोलते हैं, इसको Z बोलते हैं, तो वही A माइनस जेड आ गया। अब A का मान कितना दिया है? 12, तो हमने A की जगह रख लिया 12। और यहाँ पे कितना दिया परमाणु क्रमांक Z? 6, तो यहाँ पे हमने रख लिया 6। तो A माइनस जेड यानी 12 माइनस 6, और 12 से 6 घटाएं तो कितना है? 6। यानी C612 के अंदर प्रोटॉनों की संख्या कितनी है? 6, और न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? 6, है ना। आगे देखिए अगला है C614। अब इसमें इसका भी परमाणु क्रमांक 6 है, तो प्रोटॉनों की संख्या इसमें भी कितनी है? 6 ही होगी। लेकिन न्यूट्रॉनों की संख्या इसमें कितनी होगी? 14 माइनस 6, वही A माइनस जेड लगाएंगे तो 14 माइनस 6, तो न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी आ जाएगी? 8। सवाल में ये बोला था प्रोटॉनों इसके कंपेयर में इसमें प्रोटॉनों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई या न्यूट्रॉनों की संख्या में कितनी वृद्धि हुई। तो वही लिखा है कि देखिए प्रोटॉन दोनों में सेम है, तो प्रोटॉनों की संख्या में कोई वृद्धि नहीं हुई। लेकिन न्यूट्रॉन क्या है? एक में न्यूट्रॉन 6 है और दूसरे में न्यूट्रॉन 8 है, तो 6 से 8 कितना ज्यादा है? 2। तो इस वाले में 2 न्यूट्रॉन की वृद्धि हुई। तो वही लिखा गया है कि अतः स्पष्ट है कि C612 व C614 में प्रोटॉनों की संख्या समान व न्यूट्रॉनों की संख्या में 2 की अधिकता है। जो सवाल पूछा गया था उसी के अनुरूप उत्तर दिया गया है, ठीक है। अब देखिए एक बेहतरीन क्वेश्चन है। एक AMU द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है? एक AMU द्रव्यमान छति से कितनी ऊर्जा निकलती है, ठीक है। तो देखिए मास डिफेक्ट का क्वेश्चन है, यहाँ आप लोगों के समझ उसको हल किया गया है। देखिए लिखा है एक AMU द्रव्यमान छति से प्राप्त ऊर्जा। तो ऊर्जा E बराबर होता है डेल्टा M इंटू C स्क्वायर। डेल्टा M क्या है? डेल्टा M है द्रव्यमान छति, ठीक है। और C क्या है? यहाँ पे प्रकाश की चाल है। अब कितने द्रव्यमान की क्षति करनी है? तो देखिए एक AMU द्रव्यमान की क्षति करनी है। तो एक AMU का द्रव्यमान क्या होता है? देखिए यहाँ पे लिखा है डेल्टा M। डेल्टा M का वैल्यू कितना दे दिया? एक AMU के बराबर, और इसका मान होता है 1.67 × 10 के घात -27। तो डेल्टा M यहाँ पे बना आपका कितना? 1.67 × 10 के घात -27 किलोग्राम, ठीक है। और C क्या है भाई? C है प्रकाश की चाल। प्रकाश की चाल कितनी होती है? 3 × 10 के घात 8 मीटर प्रति सेकंड। तो यहाँ पे लिख दिया 3 × 10 के घात 8 और इसका कर दिया होल स्क्वायर, ठीक है, क्योंकि C का स्क्वायर था तो इसका भी क्या होगा? होल स्क्वायर। अब बहुत ध्यान से समझो आप लोग,
इसको ना सेम टू सेम ऐसे ही लिखा 1.67 तो 1.67 ही लिखा, इंटू 10⁻⁻27 है तो इंटू 10⁻⁻27 ही लिखा। और 3 त्रिक 2 है ना यहाँ पे वर्ग, तो 3 का वर्ग करेंगे तो 3 गुणे 3, 3 त्रिक 9 आएगा। आज जब किसी भी घात का वर्ग किया जाता है ना, जैसे 10 की घात 8 का वर्ग करना हो तो केवल घात का गुणा करके लिख देते हैं। अगर यही 3 रहता ना तो 3 का गुणा कर देते हैं। तो देखिए ये 10 है और ये 2 अट्ठे 16, तो यहाँ पे 16 आ जाएगा। ऐसा नहीं 8 अट्ठे 64 लिख दो आप, तो गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, तो अब 10 के घात कितना लिखेंगे, 8 दूनी 16। आगे इसको हल करते हैं। ये देखिए ये किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड में है, हमको मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलना है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट में बदलने के लिए हम क्या किए, इसमें भाग दे दिए 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश के। 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है भाई, देखिए ये तो आ गया था हमारे पास, ये किसमें था, किलोग्राम मीटर स्क्वायर सेकंड में, है ना। इसको बदले हैं मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, इसीलिए इसमें हम भाग दे रहे हैं 1 इलेक्ट्रॉन के आवेश से। तो इसको देखिए ऐसे ऊपर यहाँ लिख दिया और इसमें भाग दे दिया किससे, 1 इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना, 1.6 गुणे 10 की घात -19, तो उतना लिख दिया। और मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट के लिए लिख दिया गुणे 10 की घात +6, ये माइनस नहीं है, 10 की घात +6 है। ठीक है, अब देखिए अब इसका 9 से गुणा करिए तो 7 9 63 को 3, अब फिर 6 9 54, है ना, 54 और 6 60 को 0, फिर 9 1 कम 9, 9 6 15, तो ये आ गया 15.03। 2 अंक पे दशमलव था तो 2 अंक पे लगा दिया, तो ये बना 15.03। 9 का इसमें गुणा कर लिए। आइए 10 की घात -27 था, तो अब क्या कर रहे हैं ना, जितना भी 10 की घात है ये यहाँ सबको एक साथ लिखते हैं। तो लिखिए, देखिए लिखे गुणे 10 की घात -27 यहाँ पे लिख दिए पहले, फिर ये +16 है ना, यहाँ तो माइनस नहीं है प्लस है, तो इसको लिख दिए +16। नीचे वाला देखिए -19 है, ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा +19, तो इसको लिख दिए +19। ये नीचे वाला +6 है, ऊपर जाएगा तो -6, तो ये हो गया कितना, -6। और यहाँ पे कितना बचा देखिए आपका 1.6 बचा केवल। ठीक है, तो एक अंक अगर इसका दशमलव हटाएंगे इसका, तो इसका भी एक अंक हट जाएगा। ऊपर नीचे दोनों तरफ से हटाएंगे तो कोई चेंज नहीं करना पड़ेगा हमको। तो इसका जब हटाओगे आप तो ये बनेगा 150.3 बटे 16 गुणे 10 के घात -27, और -6 को जोड़ो तो -33, और 16 और 19 को जोड़ो तो 35 आ रहा है। ठीक है, अब देखिए अब 16 से इससे भाग करिए 150.3 में 16 से, तो कितने बार जाएगा, 16 9 144, 9 बार गया। ऐसे भाग देंगे दशमलव में तो 9.3125 आ जाएगा। ठीक है, और गुणे 10 के घात 2 आएगा। यहाँ पे 10 के घात 2 को क्या हम लोग 100 लिख सकते हैं, 10 के घात 2 को 100 लिख सकते हैं। देखिए यहाँ पे 10 के घात 2 को हमने लिख दिया 100। ठीक है, देखिए 9.3125 और 10 के घात 2 था तो वही 9.3125 हो गया, गुणे 10 के घात 100 आ गया। ठीक है, अब 2 0 है तो 2 अंक का दशमलव इधर शिफ्ट हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 931.25। 2 अंक इधर शिफ्ट हुआ तो 931.25 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है दूसरे का अंग। इसमें बोला है वैद्युत क्षेत्र। वैद्युत क्षेत्र E बराबर दिया है 3I कैप प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम। एक तल के पृष्ठ का क्षेत्रफल A वेक्टर A बराबर 10I कैप मीटर स्क्वायर से गुजरता है, तो इसका वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, इसका क्या निकालना है, वैद्युत फ्लक्स। यहाँ देखिए फिर से आपको क्लियर दिखेगा। वैद्युत क्षेत्र E इक्वल टू 3I प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम। एक तल के पृष्ठ क्षेत्रफल A बराबर 10 के घात I कैप मीटर से पर स्क्वायर से गुजरते हैं, तो वैद्युत फ्लक्स निकालना है। ठीक है, सवाल हमने पढ़ लिया। अब देखिए यहाँ पर क्वेश्चन सॉल्व किया गया है। देखिए विद्युत क्षेत्र जो क्वेश्चन में दे रखा था E का मान कितना दे रखा था 3I प्लस 4J कैप न्यूटन प्रति कूलाम, और उसके बाद देखिए एरिया दे रखा था, एरिया वेक्टर A इक्वल टू 10I कैप मीटर स्क्वायर। विद्युत फ्लक्स निकालना है। विद्युत फ्लक्स फाई इक्वल टू होता है E डॉट A, समझे, फाई इक्वल टू क्या होता है E डॉट A। तो ये डॉट प्रोडक्ट निकालते हैं इसका, तो इसको ऐसे ही रख लेते हैं। देखिए 3I और 4J, तो 3I 4J कैप यहाँ पे आ गया E की जगह, ये E होता है सूत्र ही इसका,
और ई का मान इतना दिया है 3i+4j, तो ई की जगह रख लिया 3i+4j। और साथ साथ ये a है, तो a का वैल्यू कितना दिया है 10i कैप, तो a की जगह रख लिए 10i कैप। ठीक है, अब 10 का इसमें गुणा करिए, 10 दिया 30, और ये i है, ये भी i है, तो i डॉट i हो गया। अब प्लस 10 का गुणा इस 4 में करिए, 10 चौके 40, और यहाँ पे j है, यहाँ पे i है, तो j डॉट i हो गया। तो डॉट प्रोडक्ट में क्या है ना कि सेम जो है, अगर i डॉट i हो, j डॉट j हो, k डॉट k हो, तो उसका मान 1 आता है, तो इसीलिए i डॉट i की जगह इसका मान 1 रख दिए। अब कोई भी विषम हो, जैसे i j हो, j k हो, ठीक है, तो उन सब का 0 होता है, तो j डॉट i का मान कितना आ जाएगा 0। तो 40 के साथ क्या लग देंगे 40 गुणे 0, इसका 1 होता है, तो 30 गुणे 1। ठीक है, अब देखिए कितना हो गया 30 एकम 30, तो इसका आएगा 30 वोल्ट मीटर। आपको समझ आ गया होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। देखिए सब न्यूमेरिकल ही है भाई, इसके बाद आप लोग देखिए ध्यान से। ठीक है, इसका मैं पीडीएफ अपलोड करूंगा, मैं पहले बता दे रहा हूँ आपको, मैं अलग से एक वीडियो भी बना रहा हूँ, अभी जल्दी ही बनाऊंगा। इसके बाद आप लोगों को बताऊंगा पीडीएफ कहाँ पे मिलेगी। ठीक है, ये आप लोग लिखिएगा मत कुछ भी, आप लोग एक बार समझ लीजिए, और मैं आपको जो ये कॉपी में लिखा हुआ है ये सब आखिर किस काम आएगा बताइए आप लोग खुद ही, मेरे तो किसी काम का है नहीं, क्योंकि मैं तो बहुत दिन हुआ पास हुए 12th, है ना। तो आप लोगों को मैं पूरा दे दूंगा मैटर जो भी है पीडीएफ के फॉर्मेट में। देखिए अगला दे रखा है तीसरे का क कि हीलियम जो है, हीलियम Z बराबर कितना है 2 के प्रथम उत्तेजित अवस्था की गणना कीजिए हीलियम की। तो देखिए इसको भी सॉल्व किया गया है न्यूमेरिकल, यहाँ आप लोगों के समझ देखो। ये मान लीजिए N1 है, पहला ऊर्जा स्तर है, ये द्वितीय ऊर्जा स्तर है N बराबर 2 के लिए। तो बोला भी है कि Z बराबर 2 है ना, उसके लिए हीलियम का Z जहां 2 है उसमें इन्होंने बोल रखा है कि उत्तेजित अवस्था की गणना कीजिए। तो फर्स्ट स्टेज से दूसरे स्टेज में जा रहा है मूवमेंट होके, तो उत्तेजित अवस्था की ऊर्जा जो होती है ना उसका सूत्र होता है E = -13.6 बटे n स्क्वायर Z स्क्वायर और EV इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये फॉर्मूला होता है। ठीक, अब इसी फॉर्मूले में वैल्यू रख दीजिए। देखिए 2He4 के लिए Z का मान कितना होगा, ये 2 है तो Z का मान 2 होगा, तो Z का मान आ गया 2, और N का मान कितना है, N का मान भी आ जाएगा 2 यहाँ से। ठीक है, फर्स्ट टू सेकेंड, सेकेंड में ट्रांसफर हो रहा है, तो N का मान भी आ गया 2। अब इसी सूत्र को उठा लीजिए और इसमें वैल्यू रखिए। देखिए ये E है तो हमने E रख दिया यहाँ पर, बराबर कितना -13.6, तो हमने वही लिखा बराबर -13.6 बटे n स्क्वायर है। अब पहले से उसमें जा रहा है, दूसरे में तो n का मान 2 है, यहाँ आप लिखे भी हो n का मान कितना लिखे हो 2, तो यहाँ पे आप 2 रख दो, तो ये आ जाएगा 2 का स्क्वायर इंटू इसके बाद क्या है Z का स्क्वायर। Z कितना है भाई हीलियम के लिए 2, तो यहाँ पे 2 का वर्ग करेंगे, Z की जगह क्या रख देंगे 2, तो यहाँ देखिए रख दिया भाई Z की जगह 2, तो ये हो गया 2 का वर्ग, और इलेक्ट्रॉन वोल्ट था तो यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन वोल्ट आ गया। ठीक, अब देखिए ये 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होगा, ये भी 2 का वर्ग 2 दूनी 4 होगा, 4 से 4 कट जाएगा, तो E बराबर कितना आएगा -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए अपना दे रखा है कि मुक्त इलेक्ट्रॉनों के अपवाह वेग को परिभाषित दीजिए तथा अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध लिखिए। ठीक है, बहुत अच्छा टॉपिक है ये, अपवाह वेग कई बार पूछा है, तो आप देखिए इसमें मैंने परिभाषा भी लिख रखा है और इसका डेरिवेशन भी बना रखा है, अभी आप लोगों को समझा देते हैं उसको। देखिए सबसे पहले देखते हैं अपवाह वेग क्या होता है। देखिए यहाँ पे हेडिंग किया गया अपवाह वेग होता क्या है, उससे संबंधित एक चित्र बनाया गया। इस चित्र में देखिए ये कोई एक रॉड है, ठीक है, रॉड कह रहा हूँ, ये कोई एक वायर है मतलब तार है, और तार का ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है, ये बिंदु P है, ये Q है, और ये एक तार है, ये यहाँ से यहाँ तक तार की लंबाई L है। और जब इसको बैटरी के सहारे जोड़ा गया है इस तरीके से, तो बैटरी के प्लस टर्मिनल से विद्युत धारा निकली है ऐसे क्रॉस होते हुए, फिर बैटरी के माइनस टर्मिनल पे आई है। ठीक है, तो Vd जो है यही अपवाह वेग होता है, इसको ड्रिफ्ट वेलोसिटी कहते हैं, तो वही D ड्रिफ्ट को दिखाता है और V जो है वेलोसिटी को Vd। यहाँ भी देखिए अपवाह वेग का फार्मूला में लिखा है Vd, तो D क्या है ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, और V क्या है V वेलोसिटी है, और D का मतलब ड्रिफ्ट, V का मतलब वेलोसिटी, Vd, ये होता है अपवाह वेग।
इसकी परिभाषा देख लेते हैं, फिर मैं आपको समझाता हूं। देखिए परिभाषा क्या होती है, इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग, ये क्या है, वेग है ना, अपवाह वेग क्या है, वेग है। इलेक्ट्रॉनों को प्राप्त वह सूक्ष्म नियत वेग जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों को तार की लंबाई के अनुदिश उच्च विभव वाले सिरे की ओर गति के लिए प्रेरित करता है, अपवाह वेग या अनुगमन वेग कहलाता है। एक ही नाम है दोनों का, अपवाह और अनुगमन एक ही चीज होता है, ठीक है, अलग अलग नामों से पूछता है, तो वही मैंने जानबूझ के यहाँ पे लिख दिया। इसका फॉर्मूला देखिए होता है, अपवाह वेग बराबर होता है ई भी टाउ अपॉन एम एल, ये आई नहीं है, ये यल है। यल क्या है, लेंथ ऑफ द वायर है, ठीक है, तार की लंबाई एल है और ये क्रॉस सेक्शन एरिया ए है। यहाँ पे जो सॉरी ये वाला हिस्सा क्रॉस सेक्शन एरिया ए है, अभी डेरिवेशन में इसकी यूज आएगी। देखिए ये तो हमसे पूछा था कि आप बताओ अपवाह वेग की परिभाषा क्या है, तो परिभाषा के लिए हमने इतनी सारी चीजें लिख दी, ये एक चित्र भी बना दिया संबंधित और उसका फॉर्मूला भी लिख दिया, परिभाषा हो गया पूरा। अब अगला क्वेश्चन उन्होंने इसी में डाल रखा है कि अपवाह वेग एवं धारा घनत्व में संबंध बताइए। तो इन दोनों में संबंध क्या है ये भी समझते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। देखिए इसमें इस एरिया से जो ये एरिया है, इसके ये तार का एरिया ए है ना, इस एरिया से कितने इलेक्ट्रॉन क्रॉस हो रहे हैं एक समय टी में, वो देखते हैं। देखिए लिखा है समय टी में चालक के बिंदु पी पर, इस वाले बिंदु पे, इस बिंदु पी पर, इस यहाँ इस हिस्से में टी समय में चालक के बिंदु पी पर अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, मतलब इस पूरे हिस्से से गुजरने वाले मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या इक्वल टू होगा एन ए एल। एल क्या होगा, एल तारों की लंबाई है, ए क्या है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है, मतलब क्षेत्रफल है ए, ठीक है। तो एन इक्वल टू हो गया स्मॉल एन ए एल। अब देखिए चाल बराबर होता है दूरी बटे समय। अगर यल इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक चल रही थी, दूरी है, और टी समय में चल रहा है ना। अब वेलोसिटी क्या है, वीडी। तो अगर वही चाल बराबर दूरी बटे समय हम लोग लिखा जाए, एक पेज नहीं है तो मैं समझाता, एक सेकंड मैं दूसरे पेज पे आपको समझा देता हूं। देखिए यहाँ पे चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, ठीक। उस अब क्या बात है कि चाल ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी है, और तय किया गया दूरी कितना है, यल है, क्योंकि यल लंबाई है, उसी की लंबाई के बराबर चलेगा, तय किया गया दूरी यल है। और समय कितना ले रहा है, टी है, तो इसके बटा 1 कर दें अगर, और तिर्यक गुणा करें हम ऐसे, तो यल का 1 में गुणा करेंगे तो यल बराबर टी का वीडी में करेंगे तो कितना आएगा, वीडी इंटू टी आएगा ना, तो यल बराबर हो जाएगा वीडी इंटू टी। अब वही देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ पे कि इस कैपिटल एन इक्वल टू एन ए एल, और यल बराबर अभी क्या निकाले हैं, वीडी इंटू टी, ये डी है, ठीक है, ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी इंटू टी। ये कहां से आ रहा है आपको समझ आ रहा है, ये दूरी है, ये वेग है, ये समय है। अब देखिए इस वाले फॉर्मूले में ध्यान से देखिए, n इक्वल टू एन ए एल, एल का मान यहां रख दीजिए, एल बराबर क्या होता है, वीडी इंटू टी, तो यहां पर रखिए। तो रखने के बाद देखिए आपको क्या मिल रहा है, n इक्वल टू ये स्मॉल n, फिर ये कैपिटल ए, यहां से यही n है, यही a है, और l की जगह आप क्या रख देंगे, vd इंटू टी, तो l की जगह आ गया vd इंटू टी, ठीक है। अब हम लोग ये जानते हैं कि q इक्वल टू होता है ne, और n का मान ऊपर यहाँ पर दे रखा है, तो यहाँ पर n का मान वही रख लेंगे, ठीक है। देखिए अब आपको क्लियर दिख रहा होगा थोड़ा सा, इसलिए ऐसा किया, देखिए यहाँ पर, ठीक है। n इक्वल टू एन ए वी डी और t था हमारे पास, और q इक्वल टू क्या होता है, q इक्वल टू होता है एन ई। अब यहाँ जो कैपिटल n है और यहाँ जो कैपिटल n, ये दोनों सेम है, तो इस n की जगह ये वैल्यू रख सकते हैं क्योंकि ये n के बराबर है, तो यहाँ पे यही वैल्यू रखिए। तो ये q था तो q ही रह जाएगा, इक्वल टू n की जगह देखिए स्मॉल n a वी डी टी, वही आ गया यहाँ n a वी डी और t, ये आ गया, और ये बाद में e था तो आपका बाद में e भी रह गया, ठीक है। अब क्या करिए, इस t को इधर भेजिए, t को अगर इस तरफ भेजेंगे तो ये सब इधर गुणे में है, तो इधर जाएंगे तो हर में आएंगे, तो q के नीचे t आएगा। तो देखिए वही नीचे हमने लिखा q बटे t,
टी इधर चला गया तो Q बटे टी, और बचा क्या, जब टी निकाल देंगे तो क्या बचेगा, NaVd और E, तो वही NaVd और E बचा। ठीक है, अब हम सभी जानते हैं ये आवेश प्रवाह की दर है, Q क्या है, आवेश है, T क्या है, समय, समय से जब आवेश में भाग देंगे तो क्या निकल जाएगा, आवेश प्रवाह की दर, और आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहते हैं। तो देखिए वही हमने लिखा भी है कि चूंकि I बराबर होता है Q बटे टी, मतलब विद्युत धारा बराबर आवेश प्रवाह की दर, तो इस पूरे की जगह आप I लिख सकते हो। तो इस पूरे की जगह आप नीचे देखिए I लिख दिए। अब आपका क्या बचा, NaVdE, तो NaVd और E बचा है। ठीक है, यहाँ पे I हो गया। इस क्षेत्रफल को इधर भेज दीजिए, A को, A यहाँ जाएगा तो I के नीचे आएगा, तो I बटा A। ठीक है, I का मतलब क्या है, करंट, A का मतलब क्या है, एरिया, करंट अपॉन एरिया, जिससे डेंसिटी पता चलेगी। ठीक है, घनत्व तो पता चलेगा, धारा घनत्व। तो I बटे A आ गया इधर, A जब इधर चला गया तो क्या बचा, N E और Vd, तीन चीज बचे, A तो इधर चला गया तो N Vd और E, तो वही N E Vd यहाँ पे बच गया, और A आपका चला गया यहाँ I बाई A। और चूंकि I बटा A धारा घनत्व होता है कि एक एरिया में कितना करंट फ्लो हो रहा है, तो इससे धारा घनत्व का पता चलता है। तो इसको हम लोग I बटे A को रखते हैं J किसको प्रदर्शित करता है, धारा घनत्व को, जो कि हमें डेरिवेशन में लेके आना था। ठीक है, तो देखिए इसकी जगह आप क्या रख सकते हैं, J, तो इसकी जगह यहाँ पे इस पूरे की जगह आप रख दीजिए J, बाकी आपका बचा NE, तो NE, और ये VD था तो VD। आपको चाहिए ड्रिफ्ट वेलोसिटी VD, तो NE को इधर भेज दो, तो J यहाँ पे है, NE इधर जाएगा इसके नीचे, तो J बटे क्या आएगा, NE, वो इधर चला जाएगा तो J अपॉन NE आ जाएगा, और ये VD आपका यहाँ हमने लिख दिया, तो VD इक्वल टू कितना है, J अपॉन NE। ठीक है, ये आपका ये अपवाह वेग है, और J क्या है, धारा घनत्व है। तो अपवाह वेग और धारा घनत्व में संबंध ये आ गया। ठीक है, आप लोग देखिए बहुत अच्छे से बनाया गया है, और ऐसा ही आप लोग लिखो, ठीक ठाक अंक आते हैं इस तरीके से लिख के। अगला क्वेश्चन देखिए, दे रखा है हमको कि वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र स्थापित करिए। हमें किसका सूत्र निकालना है, विद्युत विभव का, कहाँ पे, अक्षीय रेखा पर, किसके, वैद्युत द्विध्रुव के। तो एक हम लोग विद्युत द्विध्रुव बनाएंगे और द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर कोई बिंदु लेंगे और उस बिंदु पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त करना है। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल है ना तो हेडिंग इसी में से बनाइए। देखिए इसमें लिखा है विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र प्राप्त कीजिए। तो प्राप्त कीजिए अगर छोड़ दें तो इतना हेडिंग बना लेते हैं कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र। तो देखिए वही हेडिंग किया है यहाँ पर कि विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत विभव का सूत्र, जो ये बोले थे वही हेडिंग कर देंगे। ठीक है, अब इसमें देखो बहुत ध्यान से समझना, बहुत अच्छा है ये सब, थोड़ी सी समझ बनानी है। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, दो विपरीत आवेश युग्म जो होते हैं उसी को हम लोग वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। तो देखिए ये एक द्विध्रुव ए बी है। ठीक है, इसके एक सिरे पे माइनस क्यू आवेश है और दूसरे सिरे पे प्लस क्यू आवेश है और बीच में ओरिजिन पॉइंट ओ है, और ओ से ए के बीच की दूरी देखिए एल है, और इधर भी इसकी दूरी ओ से बी की भी दूरी कितनी है, ये भी एल है। क्योंकि द्विध्रुव जो होता है ना उसका केंद्र जो है इसको दो भागों में बांटता है, तो अगर इधर एल आएगा तो इधर भी कितना आएगा एल। तो ये बिल्कुल मिड पॉइंट है द्विध्रुव का, बीचों बीच का हिस्सा ये है, और इससे इधर की दूरी आधी है और इससे इधर की दूरी भी आधी है। तो अगर एक को एल मानेंगे तो दूसरा भी क्या आएगा एल, और पूरा द्विध्रुव की लंबाई अगर हम देखें तो कितनी आएगी 2l आएगी, एल प्लस एल कितनी हो जाएगी 2l, तो ए बी की लंबाई आएगी 2l। अब समझो ये द्विध्रुव था, एक होता है अक्षीय स्थिति, यानी ये अगर देखा जाए तो ये x अक्ष है, x अक्ष के सामने वाली लाइन अगर पे कहीं जा रहे हैं ना हम, तो इसे हम बोलेंगे अक्षीय स्थिति। दो स्थिति होती है, एक अक्षीय और एक निरक्षीय। ठीक है, मैं थोड़ा सा इस पर समझा देता हूँ। देखिए जैसे अगर ये कोई x अक्ष है, सॉरी ये कोई सीधी रेखा है, ठीक है, इसको इधर कोई बिंदु लीजिए या इसी रेखा के सीध में यहाँ पे कोई पॉइंट लीजिए ऐसे करते हुए, तो ये भी अच्छी स्थिति है और ये भी क्या है अच्छी स्थिति है। समझ रहे? अगर y अक्ष के अनुदिश आप करना चाहो तो y अक्ष के सामने ऊपर या नीचे अगर कोई पॉइंट लें तो ये भी अच्छी स्थिति है, दोनों अच्छी स्थितियों को दर्शाता है। ठीक है,
अनिरक्षीय स्थिति क्या है, मान लीजिए आपने ऊपर ले लिया तो आपकी द्विध्रुव तो यहाँ पे है, यहाँ पे है आपका ए बी, और आपने इसके ऊपर ले लिया तो ये क्या इस अक्ष पे कहीं पड़ा नहीं, ये पॉइंट तो इसी अक्ष पे आगे पड़ जा रहा है ना, तो ये पॉइंट अच्छी स्थिति में है। ये पॉइंट अक्ष पे नहीं पड़ रहा है, चाहे आप किधर भी बढ़ाइए नहीं पड़ा, ऊपर पड़ गया तो ये निरक्षीय है। ठीक, तो हमसे अच्छी स्थिति में पूछा है, तो मान लीजिए हम कोई इस तरीके से ए बी एक द्विध्रुव लेंगे, ये एक द्विध्रुव हो गया, और इस पर एक तरफ आवेश माइनस क्यू रहेगा, दूसरी तरफ आवेश क्या रहेगा, प्लस क्यू रहेगा। ठीक, और इससे अच्छी स्थिति में कोई बिंदु यहाँ पे मान लीजिए हमने एक बिंदु सी ले लीजिए। ठीक, इसी पे हमें वैद्युत द्विध्रुव की गणना करना है। बोला है कि अच्छी स्थिति में स्थित कोई बिंदु, देखिए वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी रेखा पर, ये अक्ष है, ये अच्छी रेखा है, इसी रेखा पर आगे स्थित किसी बिंदु पर विभव, देखिए रेखा पर वैद्युत विभव का सूत्र, तो इसी पे वैद्युत विभव का सूत्र निकालना है। तो अब क्या करिए, अब इसका सेंटर ले लीजिए, केंद्र से और इस सी के बीच की दूरी को आप मान लीजिए r। ठीक है, और ये दूरी आपकी यल है यहां से यहां तक, और ये भी दूरी आपकी कितनी है, यल है। ये दोनों दूरियां बराबर होंगी क्योंकि बीच वाला ये केंद्र होता है। ठीक, तो अब दोनों आवेशों से इसके बीच की दूरी देखते हैं, एक आवेश क्या है प्लस क्यू, एक आवेश क्या है माइनस क्यू। अब देखिए अपने चित्र में जाके समझते हैं तो ज्यादा ठीक रहेगा, क्योंकि वही हमको पढ़ना भी है। देखिए ये एक बिंदु ए है और बिंदु बी है, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश है और बिंदु ए पर माइनस क्यू आवेश है। यहाँ जो केंद्र बिंदु है, यहाँ से बिंदु सी के बीच की दूरी को आप क्या लिए हैं, आर माने हैं। यहाँ से यहाँ तक पूरा आर है, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी क्या है, आर, और इतनी दूरी क्या है, एल। तो केवल अगर बी से सी के बीच की दूरी चाहिए तो पूरा आर है, इतना यल है, तो इस आर में से ये यल हटा दें तो आर माइनस एल कहां से कहां तक आ जाएगा, बी से सी के बीच की दूरी, तो बी से सी के बीच की दूरी हो जाएगी आर माइनस एल। इसी तरह प्लस माइनस क्यू आवेश से अगर देखें कि उस बिंदु की दूरी कितनी है जहां पर विद्युत विभव निकालना है सी की, तो देखिए यहां से यहां तक तो इसकी दूरी आर थी, और ये कितना है आपका, ये एल है। तो पूरा अगर यहां से यहां तक हम लेंगे ए से लेके सी तक, तो ये कितना हो जाएगा, इतना आर और इतना एल, दोनों जोड़ देंगे तो आर प्लस एल, तो वही लिखा है आर प्लस एल। ठीक, अब देखिए इसके जो बनाया है ना वही लिखेंगे। देखिए हमने लिखा है, माना वैद्युत द्विध्रुव के मध्य बिंदु से आर दूरी पर धनावेश के समीप अच्छी रेखा पर स्थित कोई बिंदु सी है। यहाँ पे देखिए है ना, अच्छी रेखा पर स्थित कोई बिंदु सी है, और इसी बिंदु सी पर हमें वैद्युत द्विध्रुव निकालना है, वैद्युत विभव निकालना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ना, देखिए प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर उत्पन्न विभव निकाल देंगे, फिर माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर उत्पन्न विभव निकाल देंगे, फिर दोनों विभव को जोड़ लेंगे, है ना, प्लस क्यू के माइनस क्यू से दोनों को जोड़ लेंगे तो पॉइंट सी पर बनने वाला टोटल जो पोटेंशियल है, कुल विभव जो है वो निकल जाएगा। देखिए दिया गया है, इसमें अच्छे से किया गया है, समझते हैं इसको। तो वही हम पहले प्लस क्यू से निकालना है कि प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर, इसी पॉइंट पर बिंदु सी पर विभव, तो विभव अब चूंकि पॉजिटिव की वजह से है तो हमने भी प्लस क्यू लगा दिया इक्वल टू के, और ये देखिए कैसा है प्लस क्यू, तो के प्लस क्यू, और क्यू और इस सी के बीच की दूरी, प्लस क्यू और सी के बीच की दूरी कितनी, आर माइनस एल, तो वही नीचे आएगा आर माइनस एल। ठीक, अब वापस देखिए इसकी वजह से, तो माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु सी पर विभव, तो वही भी माइनस क्यू हमने लिख दिया इक्वल टू माइनस, नहीं इक्वल टू हमने लिखा के, लेकिन इस बार आवेश कैसा है ऋणात्मक, तो वहां माइनस क्यू आएगा। अब माइनस क्यू का माइनस हमने कर दिया बाहर, तो ये हो गया के क्यू, और देखिए माइनस क्यू से और सी के बीच की दूरी इसकी कितनी है, आर प्लस एल, तो यहाँ पे हमने रख दिया आर प्लस एल। ठीक, अब देखिए सी, बिंदु सी पर परिणामी विभव, मतलब कुल विभव बिंदु सी पर कितना आएगा, तो बिंदु सी पर कुल विभव भी बराबर होगा भी प्लस क्यू प्लस भी माइनस क्यू। ठीक है, जो यहाँ पे ऊपर निकाल रखा है कि धनावेश के कारण विभव कितना बना और ऋणावेश के कारण विभव कितना बना, जब दोनों विभव जोड़ लेंगे तो कुल विभव निकल जाएगा। तो देखिए धनावेश का कितना बना, के क्यू अपॉन आर माइनस एल, तो वही हमने लिख दिया के क्यू अपॉन आर माइनस एल, इसकी जगह ये रख दिए,
और दूसरा माइनस वाला कितना बना, माइनस के क्यू अपॉन आर बटे एल। तो ये तो प्लस था, लेकिन माइनस जब ये रखेंगे ना तो माइनस प्लस मल्टीप्लाई होकर माइनस बन जाएगा और के क्यू बटे आर धन यल ये आ जाएगा। ठीक, अब इसके बाद देखिए के क्यू इसमें भी अंश में, के क्यू इसमें भी अंश में, तो के क्यू को हमने क्या कर लिया, कॉमन कर लिया। ठीक है, यहां देखिए डेरिवेशन सेगमेंट अब आपको दिख जाएगा। के क्यू और के क्यू को हमने कर लिया कॉमन। यहाँ पर देखिए इसको निकाल दिए तो यहाँ पर क्या बचा 1, तो 1 अपॉन आर माइनस यल हो गया। फिर देखिए ये माइनस है, ये निकल गया तो क्या है 1 अपॉन आर प्लस यल हो गया। तो इन दोनों का एलसीएम लीजिए, तो एक ब्रैकेट में आर माइनस यल, एक ब्रैकेट में आर प्लस यल यहाँ पे आ गया देखिए। और इस आर प्लस यल का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे आएगा आर प्लस 1 आर प्लस यल, और इस -1 में इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा, ये आर तो आपका नेगेटिव हो जाएगा और ये माइनस इस माइनस को क्या करेगा, प्लस कर देगा, तो प्लस यल कर देगा। ठीक, अब देखिए ध्यान से यहाँ पे आर जो है प्लस आर माइनस आर से आर कट जाएगा, और उसके बाद बचा कितना हमारे पास यल प्लस यल जोड़ देंगे अगर तो कितना आएगा 2l। तो ये के क्यू और 2l, तो ये बन गया के क्यू इंटू 2l। ठीक, अपॉन ये देखिए आर माइनस यल और आर प्लस यल, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो वही ये बन गया आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। अब चूंकि द्विध्रुव जो P होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूं कि चूंकि द्विध्रुव जो P होता है, P इक्वल टू होता है Q इंटू 2L। P का मान कितना होता है, Q इंटू 2L। तो इस Q इंटू 2L की जगह आप ये देखिए Q इंटू 2L का मान क्या होता है P, तो इसकी जगह P रख सकते हैं। तो K आ गया सामने और इसकी जगह आपने रख दिया P, और ये अपान में क्या बचा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। तो V इक्वल टू आ गया K P अपॉन आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। ठीक है, आगे देखिए जब R का मान बहुत ज्यादा बड़ा हो L के कंपेयर में, तब L नगण्य हो जाता है, और जब L नगण्य हो तो L का मान कितना रखेंगे 0, तो L का मान 0 रख दीजिए। तो यहाँ पे आपके पास V इक्वल टू क्या बचेगा, V इक्वल टू के P अपॉन आर स्क्वायर बचेगा, ये तो 0 हो जाएगा, तो P अपॉन आर स्क्वायर, तो वही लिखा है V इक्वल टू के इंटू P अपॉन आर स्क्वायर। यही आपका कि वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में विभव की गणना कर रहे हैं। ठीक, तो यहां तक इसका डेरिवेशन करना था, ये आपको अच्छे से समझ आ गया होगा मेरे ख्याल से। ठीक है, आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा इसका, वैसे मैं पीडीएफ दूंगा। ठीक, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन देखिए दे रखा है द्रव्य तरंगे क्या होती हैं, दे ब्रॉगली समीकरण से स्पष्ट कीजिए। ठीक है, द्रव्य तरंगे, तो इसका भी परिभाषा लिख रखा है कि लुईस दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंग अवधारणा क्या होती है, ये हेडिंग किया गया है। देखिए यहाँ पर हेडिंग किया गया लुईस दे ब्रॉगली के द्रव्य तरंग अवधारणा जो पूछा है, तो वही लिखेंगे आप कि किसी वस्तु के संवेग और द्रव्यमान के संबंध में संबंधित तरंग दैर्घ्य को दी ब्रॉगली के द्रव्य तरंग अवधारणा के रूप में जाना जाता है। ठीक, और इससे संबंधित इन्होंने समीकरण भी पूछ रखा है, क्योंकि ये 2 नंबर का है, तो दी ब्रॉगली समीकरण पूछ रखा है। तो देखिए दी ब्रॉगली समीकरण को निकालते हैं। तो इसमें दिया है प्रकाश का क्वांटम सिद्धांत E इक्वल टू होता है एच न्यू, और आइंस्टीन की सापेक्षता सिद्धांत से E बराबर होता है mc स्क्वायर। अब समीकरण 1 व 2 की सहायता से E जब E के बराबर है तो mc स्क्वायर एच न्यू के बराबर होगा, क्योंकि किसी भी 2 समीकरण का अगर बायां पक्ष बाएं पक्ष के बराबर हो तो दाहिना पक्ष दाहिने पक्ष के बराबर होगा। तो यहां से mc स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा h न्यू। ठीक है, अब देखिए c स्क्वायर को इधर भेज दीजिए, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा h न्यू अपॉन c स्क्वायर। आगे देखिए न्यू इक्वल टू होता है c अपॉन लेमडा, तो न्यू की जगह यहाँ क्या रख सकते हैं c अपॉन लेमडा। तो देखिए m इक्वल टू हो जाएगा ये एच सी स्क्वायर हो जाएगा, और इस एच सी स्क्वायर यहाँ पे आ गया इसका, और इस न्यू की जगह इन्होंने क्या लिख दिया c अपॉन लेमडा। तो c से c स्क्वायर कट गया, तो m इक्वल टू कितना आ जाएगा एच सी स्क्वायर लेमडा, एच सी स्क्वायर, सॉरी c से c कट गया ना तो स्क्वायर खत्म हो गया, h अपॉन सी लेमडा, ये आ गया वैल्यू। अब देखिए फोटॉन का संवेग p इक्वल टू कितना होता है mc या m भी होता है, v की जगह c रख लेते हैं तो mc हो जाता है,
अब m की वैल्यू आप ऊपर निकाल सकते हैं। कितना निकालें m की वैल्यू? एच सी अपॉन लेमडा। तो m की जगह एच सी अपॉन लेमडा रखिए। देखिए m की जगह आपने क्या रख दिया? ये एच सी अपॉन लेमडा यहाँ पर रख दीजिए। तो p इक्वल टू एच अपॉन सी लेमडा इंटू सी। इस c से c कैंसिल हो गया, तो p इक्वल टू कितना है? h अपॉन लेमडा। ठीक है, यही आपका हो गया de ब्रोगली का समीकरण। ठीक है, इसी को de ब्रोगली इक्वेशन बोल के यहाँ पे आप अपनी बात खत्म कर सकते हैं। ये 2 मार्क्स का था। तो देखिए वीडियो काफी लंबी हो रही है, इसीलिए मैं यहाँ पे रोक रहा हूँ और इसका पार्ट 2 बहुत जल्दी अपलोड करूंगा। तो पार्ट 2 आएगा। और ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, दोस्तों तक शेयर करिए ताकि मेरा भी कुछ बेनिफिट हो। और वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद। चैनल पे बने रहिए।